मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। अगले दिन सुबह श्रेया ने एक अनजान जगह में आंखें खोली। उसको ये याद करने में थोड़ा वक्त लगा कि अब उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति कहीं दिखाई नहीं दिया। वो बेड से नीचे उतरी। सोफे से सब कुछ वापस अपनी जगह जा चुका था, लेकिन जो इंसान उस सोफे पे कल रात सोया था वो कहीं नजर नहीं आया। श्रेया अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग रूम में चली गई। साइड में नौकरानी ने झुककर उसको इज्जत देते हुए कहा, आइए मैडम, मैं आपको डाइनिंग रूम में ले चलती हूँ। जैसे ही श्रेया वहाँ पहुंची, उसने कबीर के शरीर को सूरज की किरणों में चमकते हुए देखा। वो हल्के कदमों से चल रही थी। कबीर का चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही कमरे का तापमान कुछ डिग्री गिर गया था। उसका तसल्ली में बनाया हुआ शरीर सूट में और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। बिना कपड़ों के उसके शरीर के सारे मसल्स साफ दिखाई देते थे और कपड़ों के साथ भी वो काफी आकर्षक लगता था। उसके चेहरे को देखकर किसी भी औरत के मुंह से आह निकल जाए। कबीर की नजर जब श्रेया पर पड़ी तो श्रेया की आंखें बड़ी हो गई, सिर्फ उसके एक नजर देखने भर से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, श्रेया ने आगे बढ़ के कहा, लेकिन कबीर ने बस एक बार अपनी आईब्रोज उठाकर बिना कुछ कहे एक नजर उसको देखा। जो कपड़े श्रेया ने घर पर पहने थे वो नौकरानियों ने उसके लिए बनाए थे। उनमें उसका फिगर और भी ज्यादा खिलके नजर आ रहा था। कबीर चुपचाप नीचे देखता रहा। अपनी पतली उंगलियों से उसने मेज पर रखा कॉफी मग उठाया। उसके बाद उसने दोबारा ऊपर नहीं देखा। ये बहुत रूड था। श्रेया के होंठ ये सब सोचकर थोड़े गोल हो गए। वो चुपचाप बैठ गई। पूरा टाइम दोनों ने थोड़ी सी भी बातचीत नहीं की। जब दोनों वहां से चले गए तो बाद में नौकरानी ने श्रेया का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसको कहा, मैडम, सर बुरे इंसान नहीं है। सुबह सुबह कभी कभी उनका मूड खराब रहता है, खासकर अगर उनको रात में अच्छे से नींद ना आई हो तो। श्रेया ने पूछा, मतलब कल रात ये अच्छे से सोए नहीं? नौकरानी ने जवाब दिया, जी, कल बीच रात में सर उठे और स्टडी रूम में सोने चले गए, इसीलिए वो अच्छे से सो नहीं पाए। श्रेया का मुंह हैरानी से हल्का सा खुला रह गया। उसको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। इसके बारे में सोचने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि कबीर ने ये शादी मजबूरी में की थी। जाहिर सी बात है कि उसको कंफर्टेबल नहीं लगा होगा, खास तौर पर जब वो किसी और लड़की से प्यार करता है। उसको भला कैसे किसी और औरत के साथ एक ही कमरे में सोना अच्छा लग सकता है? श्रेया ने मन ही मन सोचा, बेचारा कबीर, उसके पास वो सब कुछ है जिसके लिए लोग तरसते हैं, लेकिन उसे एक ऐसी अजीब सी बीमारी के साथ जीना पड़ रहा है। उस बेचारे को अपने प्यार को खोना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रेया ने अपनी नासमझी में जो ड्रग्स किसी और को देने थे उसे दे दिए। उसको एकदम से बहुत बुरा लगने लगा कि उसकी वजह से तो प्यार करने वालों को अलग होना पड़ा। श्रेया कंपनी जाने की तैयारी करने लगी। बाहर जाते हुए रास्ते में उसने कुछ लोगों को शोर करते हुए चलते देखा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसको दिखा कि उन लोगों में से सबसे आगे कबीर चल रहा था। उसका लंबा और लीन फिगर देखकर श्रेया को ऐसा लगा जैसे मुर्गियों के बीच में बगुला खड़ा हो। जब वो चल रहा था, उसकी मुलायम पैंट उसकी कमर से लेके उसकी लंबी टांगों पर बहुत जच रही थी। वो बहुत क्लासी लग रहा था, वो बहुत रौबदार लग रहा था और उसकी कड़क फिगर में बेरुखी झलक रही थी। एक अथॉरिटी का ऑरा बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता था। वो बड़े आराम से दरवाजों से निकला जैसे कि वो जाने को तैयार हो। श्रेया जल्दी से उसके पीछे गई। मेरे लिए रुको, रुको मेरे लिए, मेरे लिए रुको, रुको मेरे लिए। कबीर का कठोर एक्सप्रेशन श्रेया की आवाज को सुनकर बदल गया। उसकी भौहें इकट्ठा हो गईं। उसने मुड़कर देखा तो श्रेया ने एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी थी जिससे उसकी कमर उभर कर दिख रही थी। वो पागलों की तरह तेजी से उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। कबीर का माथा ठनका। उसके लहराते हुए काले बाल उसके गोरे चेहरे को और भी ज्यादा निखार रहे थे।
वो एकदम सफेद बर्फ जैसी लग रही थी। कबीर ने लंबी सांस भरी और उससे अपनी नजरें फेर दोबारा चलने लगा। मुझे अपने साथ ले जाओ कबीर, मुझे कंपनी जाना है। मैं किसी को बोलकर तुम्हें वहां भिजवा दूंगा, कबीर ने कहा। श्रेया ने जल्दी से कहा, ओ तुम मुझे बस स्टैंड तक छोड़ सकते हो, मुझे एक गाड़ी देने की जरूरत नहीं, बिना मतलब पैसे बर्बाद होंगे। कबीर गुस्से में बोला, कपूर खानदान इतना भी गरीब नहीं है कि उनके घर की बहू को बसों के धक्के खा के पैसे बचाने की जरूरत पड़े। वो श्रेया को देखता रहा और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, अंदर आओ। ये सुनते ही श्रेया खुश हो गई और जल्दी से कार में घुस गई। जल्दी जल्दी में उसने कबीर को ठोकर मार दी। कबीर की कार बहुत बड़ी थी। ये वो कार नहीं थी जिससे ये लोग कल आए थे। कार की सीटें लेदर से बनी थी और अंदर एक भीनी सी खुशबू से कार महक रही थी। कबीर ने श्रेया के जूतों के निशान देखे और गुस्से से पूछा, तुम्हारे जूते इतने गंदे क्यों हैं? श्रेया ने नीचे झुककर अपने पैरों के निशान देखे। शर्म से वो हंसने लगी और बोली, मेरे पास जूते नहीं हैं। कबीर के फेस के हाव भाव ना बदलते हुए देखकर उसने कहा, तुम्हें इतना बुरा किस बात का लग रहा है? मैंने ये कोई जानबूझकर थोड़े ही करा है, मेरे पास बस एक ही जूतों की जोड़ी है। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा। उसने उसके कपड़ों को ध्यान से देखा। उसके कपड़े गंदे थे। उसने पिछले दिन वाले ही कपड़े पहने थे और वो ढंग से तैयार भी नहीं हुई थी। उसने कहा, पहले मैं तुम्हें कुछ कपड़े खरीदने के लिए ले चलता हूँ। ये सुनकर श्रेया ने कहा, मेरे कपड़े ठीक हैं। वो दरअसल मैं और कपड़े साथ नहीं लाई। जब भी मौका मिलेगा वापस जाने का, मैं अपने कपड़े और बाकी चीजें ले आऊंगी। लेकिन कबीर पहले ही ड्राइवर को निर्देश दे चुका था, एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ से हम मैडम के लिए कपड़े ले सकें। ड्राइवर ने सुनते ही यू टर्न ले लिया। श्रेया को शर्मिंदगी महसूस हुई। सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बिना मतलब तकलीफ होगी। कबीर ने दोबारा श्रेया के कपड़ों की तरफ देखा। वो नहीं जानता था कि उसने ये ड्रेस कहाँ से ली थी, लेकिन उसे देख के साफ पता चल रहा था कि वो ड्रेस बहुत बार धुल चुकी है और पुरानी हो गई है। वो शायद ये ड्रेस बहुत बार पहन चुकी है। तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं श्रेया, मुझे इनको देखने भर से दिक्कत हो रही है। अच्छा, क्योंकि उसे दिक्कत हो रही है तो वो जो चाहे वो खरीद सकता है। ये सोचकर कि कबीर उसके लिए अच्छा ही सोच रहा है, उसने कहा, इसको पैसे बचाना कहते हैं, तुम्हें क्या पता? तुम्हें गंदे में रहना पैसे बचाना लगता होगा, लेकिन ये मेरी आदत नहीं है। उसकी आंखें हमेशा की तरह रूखी थी। श्रेया ने कहा, जरूर, अमीर होना बहुत अच्छी बात है, तुम तो हर रोज अपने कपड़े बदल सकते हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं अपना हर कपड़ा लंबे समय तक पहनती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये ड्रेस कितनी बार पहनी होगी? ये 700 रुपए की ड्रेस है। जाहिर सी बात है, मैं इसको तब तक नहीं फेंकूंगी जब तक ये फट ना जाए। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, सिंघानिया परिवार इतना गरीब तो नहीं होना चाहिए। श्रेया कबीर को देखते हुए मुस्कुराई और बोली, तो तुमने बहुत अच्छे से छानबीन की है मेरे बारे में। जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या लगा कि मैं यूं ही बिना छानबीन करे किसी से भी शादी कर लूंगा? श्रेया ने अपनी ड्रेस की बाजुओं को ठीक किया। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं चला कि मैं सिंघानिया खानदान की नाजायज बेटी हूँ? मेरे बाप ने कभी मुझे सिंघानिया खानदान का हिस्सा नहीं समझा। जब मैं बच्ची थी तो मैं नैनी के साथ रहती थी। जब उन्होंने देखा कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरी कोई वैल्यू मिल सकती है, तो उन्होंने मुझे रहने के लिए अलग कमरा दे दिया। जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा मेरी बहनों के पुराने कपड़े ही पहनने को दिए जाते थे, चाहे वो कपड़े कितनी ही बार पहने जा चुके हों, चाहे फट ही क्यों ना गए हों, वो फिर भी अच्छे थे। मैं हमेशा नैनी से कहकर उन कपड़ों को ठीक करवा कर पहना करती थी। कबीर को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। जैसे उसने श्रेया की तरफ देखा, उसकी आंखें शांत हो रही थी। जल्दी ही वो दोनों एक ब्रांडेड शोरूम के बाहर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, कबीर ने सेल्समैन को कहा, इनके साइज में आपके पास जितने भी कपड़े हैं सब दे दो। उसकी बातों में शक्ति देखकर सेल्समैन की आंखें चमक उठी। वो जल्दी से श्रेया को शोरूम के अंदर ले गया। श्रेया हक्की बक्की रह गई। वो जिंदगी में पहली बार ऐसे अमीरों की तरह शॉपिंग कर रही थी। श्रेया की लाइफ में आया हुआ बदलाव
उसे अच्छा लग रहा था। इसके आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए